नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर ग्रीनलैंड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में चर्चा सदन में हो रही चर्चा को लेकर। सवाल इस बात को लेकर कि पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। संसद में राहुल, अखिलेश, प्रियंका का मोर्चा सरकार पर कितना दबाव बना पाएगा। सवाल यह भी कि अखिलेश यादव ने जो बड़ा हमला बोला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया, कहां तक संदेश इसका। लेकिन तस्वीरें सामने, किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन भी हुए। विपक्ष ने छात्रों पर एक्शन को इमरजेंसी से जोड़ दिया, सरकार को घेरा। एक झलक देखिए। You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, बाप गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र कर सरकार को घेरते दिखे। गृह मंत्री से जवाब मांगा गया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोला, आप सुनिए सर। जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया। हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है। उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए जब अखिलेश यादव बोल रहे थे। अखिलेश यादव और रिजिजू में तकरार देखने को मिली, और यह तकरार देखने को मिली इमरजेंसी को लेकर। आप सुनिए जरा ये पूरी बातचीत। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था, और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। तो चलिए, आपने ये रिएक्शन प्रतिक्रियाएं सुनी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं, ये बताते हुए कि अब से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी भी बोलने वाली हैं। विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रोहित सिंह कन्वीनर है युवा चेतना मंच के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और प्रियंका भारती जी जुड़ेंगी, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय जी आपसे करता हूं, और सवाल एक ये है कि एक तो जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ और उसके आगे हुआ, उसको इमरजेंसी से जोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये दिखावे के लिए बिल है। राकेश जी, जंतर मंतर पे वाकई में बहुत कुछ गलत हुआ है, और वो सीजेपी के जो अपने नड्डा साहब से मिले थे, उन्होंने भी माना था कि कुछ असामाजिक तत्व घुसाए थे। उन्होंने गलत चीजें की, गलत हरकतें की, गलत बातें हुई, लेकिन हम उसको पीछे छोड़ते हैं, हम उस चीज पर नहीं देखते। हम देखते हैं छात्र हित, क्योंकि आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा
युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को समर्पित सारी चीजें आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुद आए और उन्होंने एक सफल रीटेस्ट कराया दोबारा और खुद एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे, उससे ये झलकता है कि हम संवेदनशील हैं। हम इस तरह से नहीं है कि रात में आपने डंडे बरसाए और भगा दिया, सबको भगा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें गलत हुई हैं, आरोप हैं, उसकी जांच जारी है और जिम्मेवारी तय की जाएगी। ये ऐसी सरकार है जो जवाबदेह सरकार है, जनता के प्रति समर्पित सरकार है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी ने भी गलत किया, चाहे इधर से किया, उधर से किया, वहां से किया, यहाँ से किया, किसी ने भी किया, इसमें कोई किसी तरह की लीपापोती की बात ही नहीं है राकेश जी। ये जनता सब देख रही है, जनता नहीं, करोड़ों आगे मेरा इससे आगे का सवाल है, और मेरा इससे आगे का सवाल है, मामला लीपापोती का भी नहीं बचा रहे, रीनीट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, आगे काउंसलिंग में बच्चे जा रहे होंगे, एक आंदोलन हुआ, आप लोग झुक गए, इस्तीफा भी हो गया, अब बिल पर चर्चा हो रही है। मेरा एक सवाल आपसे यह है विजय जी, उसके बाद मैं ये डिबेट ओपन करूंगा कि जहां तक मैंने बिल को पढ़ा है, चीजें देखी हैं, पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे इसके प्रावधान आप लोग खड़े कर रहे हैं। पेपर लीक ना हो, क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? दूसरी बात है कि जो परीक्षा रिनीट हुई उसमें लगा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लगा कि पेपर को कैसे ड्रॉप करवाना है। एक परीक्षा को लेकर एसओपी क्या बना रहे हैं कि इस तरीके से हम परीक्षा कराएं, या ऐसे पेपर बने, या आइसोलेट करना पड़े जिस तरीके से बजट बनता है, कुछ इसकी एसओपी बन रही है क्या? राकेश जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, ऐसे बिल्कुल बन रही है। हाई पावर जो कमेटी गठित की है, जो इसमें वो लोग लिए गए हैं, वो सच में ऐसे हैं। IIM कलकत्ता के आप देखेंगे, आलोक कुमार है शायद उनका नाम, उन्होंने अपने बयान में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया भी था। और जिस तरह से सरकार इसको कंप्यूटर बेस करने जा रही है वो है, क्योंकि इसके 4-5 पड़ाव होते हैं। एक सेटर होता है, फिर प्रिंटर होता है, फिर लॉजिस्लेटिव वो होता है। तो इस तरह से 4-5 पड़ाव होते हैं। इन चीजों में कहाँ जाके इस तरह की गड़बड़ी होती है, उस चीज को सबको देखा जा रहा है और उस चीज पे वर्क भी हो रहा है। तो इसीलिए वो कमेटी जो बनाई है, वो देश के सर्वोच्च ठीक है संस्थानों में काम कर चुके हैं। ठीक, चाहे कोई, मैं आता हूं इस पर, ये मेरा सवाल सबसे रहेगा। अनिल यादव, आप लोगों ने दिखावा क्यों कहा? पहली बातचीत, अगर प्रावधान कड़े हो रहे हैं तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है, अभी तक जितने आपके नेताओं ने बोला है, परीक्षा की एसओपी पर भी मुझे कोई बातचीत करते हुए नहीं सुनाई दिया गया कि 2 सुझाव हम देकर जाएं। जी पांडे जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा मुख्य मुद्दा उठाया यहाँ पर। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हम जब पेपर लीक की समस्या आ जाएगी उसके बाद ये करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या किया जाएगा उस पर चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको बताऊं कि जब जब छात्रों के हित की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आपको आगे नजर आएगी, लेकिन जब उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज्यादा विरोध भी करेगी। अनिल जी आप सबको अनिल भाई रोकना पड़ेगा, प्रियंका गांधी बोल रही हैं। पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। हाँ? सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। बिल्कुल। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए?
उसने हमसे पूछा, किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की।
उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है?
जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां आप फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? क्या है इनके पास? आरोप लगा दीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। तो इस समय संसद में हंगामा जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी के संबोधन के बीच में। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। तो संसद में जबरदस्त हंगामा। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से कहा कि प्रहलाद जोशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को वो ऑथेंटिकेट करेंगी।
लेकिन फिर सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई है कि पहले ऑथेंटिकेट करें या फिर इस बयान को वापस लें। संसद में जबरदस्त हंगामा, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है और उस चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का संबोधन। आप उनको बोलने दो, आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। ये व्यवस्था है। House, ma'am, the same house. Honorable Shrikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। मैं जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं, बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे Sir, here is a newspaper माननीय article. सदस्य, Sir, अरे आपने पूरा बुक लेके आए, आपने लेके आ सकता है। Sir, written by a respected माननीय journalist. सदस्य, I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं क्या? चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। फिर भी नो, ये
विधेयक का विषय नहीं है। आप बोलो तो विधेयक पे बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। तो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा
सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। तो प्रियंका गांधी का संबोधन, छात्रों को सड़क से हटा सकते हैं लेकिन सवाल से नहीं, इस बात पूरा बुला लो। अच्छा, तेजस्वी सूर्या, धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद के ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है।
सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है।